हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे मुलायम कोयला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन बी बिटुमिनस कोयला, ऑप्शन सी लिग्नाइट कोयला या फिर ऑप्शन डी पीट कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिटुमिनस कोयला। दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे मुलायम कोयला जो है वो बिटुमिनस कोयला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, तो याद रखिएगा कि एंथ्रासाइट कोयला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है, तो याद रखिएगा कि पीट कोयला है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लिग्नाइट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना है कि पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व या कौन सा ऐसा तत्व पाया जाता है जो कि हम आहार के रूप में ले सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, प्रोटीन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी बसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पालक के पत्ते होते हैं, पालक के पत्तों में आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। इसीलिए जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि आप पालक के पत्तों को यूज़ कीजिए। अगला क्वेश्चन, हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने है, यकृत, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी अग्न्याशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो हिपेरिन होता है, हिपेरिन का काम क्या होता है? तो हमारे शरीर में जो रक्त होता है, आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में कहीं पर अगर कट जाए तो वहाँ से खून निकलने लगता है और थोड़ी ही देर में वो जम जाता है और वहाँ से रक्त का बहना रुक जाता है। लेकिन हमारी बॉडी में जो रक्त है वो कभी नहीं जमता। इसका कारण यही है कि हमारी ये जो रक्त है, हमारे रक्त में हिपेरिन की उपस्थिति है। ये हिपेरिन क्या करता है? ये हिपेरिन जो है, जब भी वायु के संपर्क में आता है तो वहाँ पर जम जाता है। यानी कि हमारे रक्त में जो हिपेरिन मिला हुआ है, उसी रक्त में अगर कहीं भी वो रक्त वायु के संपर्क में आ जाता है तो याद रखिएगा कि वो जमने लगता है। जैसे हमारी बॉडी पे कहीं पे अगर कट जाता है तो वो वायु के संपर्क में वहाँ का रक्त आ जाता है और वो रक्त जम जाता है और वहाँ से रक्त का निकलना बंद हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंतर्गत ऐसा पूरी बॉडी में जो अंदर जो रक्त है वो वायु के संपर्क में सीधा नहीं आता है, इसीलिए वो नहीं जमता है। तो हिपेरिन का काम यही होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कि यकृत में यानी कि लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, गोल्जी काय, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में जितने भी कोशिकांग हैं, यानी कि कोशिका के अंतर्गत जो कोशिका के अंदर भी जो जो छोटे छोटे कोशिकांग है, अगर वो नष्ट होने लगते हैं तो उनको खत्म करने का काम लाइसोसोम करते हैं। और कभी कभी ये लाइसोसोम खुद भी नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे कोशिका का एटम बम या कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो गोल्जी काय को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, लखनऊ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी देहरादून या फिर ऑप्शन डी नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। दोस्तों, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा देहरादून में है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे है? ऑप्शन आपके सामने है, गोमती, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन डी सोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरयू। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो अयोध्या नगरी है ये सरयू नदी के किनारे है। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपको बताना है कि राम मंदिर निर्माण की जो शैली है, आपको बताना है कि किस शैली में राम मंदिर को बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस किस माह मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, जनवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी सितंबर या फिर ऑप्शन डी दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनवरी।
दोस्तों याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 21 साल बाद साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि ये किस माह में है, तो जनवरी में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा या फिर ऑप्शन डी विधान परिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा। दोस्तों याद रखिएगा कि लोकसभा को पहले भारत में हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1954 में इसको लोकसभा में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउस ऑफ द कॉमन्स को लोकसभा में कब परिवर्तित किया गया, तो याद रखिएगा कि 1954 में किया गया। अगला क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना एक अपराध है, यह किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके सामने है, समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों याद रखिएगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो मजदूरी करवाई जाता है वो एक अपराध है और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को या किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का हृदय कहा है, तो याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का हृदय कहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैस। दोस्तों याद रखिएगा कि जो घर में सिलेंडर आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे जो घर में सिलेंडर होते हैं वो गैस जो है वो एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए उसको पहले संपीड्य करना पड़ता है, यानी कि उसमें कंप्रेस करके यानी कि उसमें दाब डाल के उसको लिक्विड में चेंज किया जाता है। यानी कि जब हम किसी गैस को संपीड यानी कि उसको दाब डालकर उसको हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को संपीड्यता कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इनमें से कौन सबसे अधिक संपीड्य है, तो याद रखिएगा कि गैस सबसे अधिक संपीड्य है क्योंकि इसके अणु सबसे दूर दूर होते हैं। अगला क्वेश्चन, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। दोस्तों याद रखिएगा कि जितने भी उभयचर होते हैं उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, लेकिन मगरमच्छ इसका अपवाद है। मगरमच्छ के हृदय में 3 कोष्ठ नहीं होते बल्कि 4 कोष्ठ होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो याद रखिएगा कि पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो जलीय जीव होते हैं जैसे कि मछलियां होती है उनके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 2 कोष्ठ होते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन B2, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B7 या फिर ऑप्शन डी विटामिन B1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B12। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसके नाम से ही ये बिल्कुल पता चलता है क्योंकि इसका जो नाम होता है, रासायनिक नाम, वो होता है साइनोकोबालामिन। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा कि जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है और लखनऊ को नवाबों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति सर्वप्रथम किस राष्ट्र में शुरू की थी? ऑप्शन आपके सामने है, चिली, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी मैक्सिको या फिर ऑप्शन डी ब्राजील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्सिको। दोस्तों याद रखिएगा कि हरित क्रांति सर्वप्रथम मैक्सिको में शुरू किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा कि विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन,
भारत में जीडीपी की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है मुख्य आर्थिक सलाहकार, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों याद रखिएगा कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो है, इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ, जिसे सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार के पहाड़ों का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने पठार, ऑप्शन बी खंड, ऑप्शन सी परत या फिर ऑप्शन डी ज्वालामुखी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परत। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हिमालय है वो परतदार पहाड़ी का उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1995, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2014 या फिर ऑप्शन डी 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1995। दोस्तों याद रखिएगा कि पोलियो से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1995। दूसरा क्वेश्चन कि भारत में पोलियो के उन्मूलन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाया गया। तीसरा क्वेश्चन कि पोलियो किससे फैलता है? तो याद रखिएगा कि वायरस से फैलता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत को पोलियो मुक्त कब कर दिया गया, तो याद रखिएगा कि भारत को 2014 में पोलियो मुक्त कर दिया गया था। और पांचवा क्वेश्चन कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा कि जॉन साल्क ने की थी। तो ये पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों याद रखिएगा कि शुद्धि आंदोलन का जो संस्थापक है वो स्वामी विवेकानंद थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत भारतीयों के लिए क्या नारा किसने दिया था, तब भी आपका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन, किस जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते? ऑप्शन आपके सामने है रोहू, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी शार्क या फिर ऑप्शन डी ऑक्टोपस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्हेल। दोस्तों याद रखिएगा कि जितने भी जलीय जीव है उनमें गलफरे यानी कि गिल्स पाए जाते हैं, लेकिन व्हेल एक ऐसा जीव है जो कि गलफरे रहित होते हैं, यानी कि इनमें गलफरे नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन, एशिया की ज्योति के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध। दोस्तों याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध, इन्हें एशिया की ज्योति या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना किस वर्ष अलग राज्य बना? ऑप्शन आपके सामने है 2004, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2014 या फिर ऑप्शन डी 2000। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने परसों को वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।